हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपके लिटरेचर के मोस्ट क्रूशियल पोइटिक डिवाइसेस को, लिटरेरी टूल्स को एक शॉट में समझना, यानी कि ऑल पोइटिक डिवाइसेस इन वन शॉट। आपको जो पोइट्री में जिन लिटरेरी टूल्स को सर्च करना होता है, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी पोइटिक डिवाइसेस को आज हम एक वीडियो में, एक लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की नीड न पड़े। चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्विक ट्रिक ऑफ पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस को ढूंढने की, सर्च करने की क्विक ट्रिक। फटाफट हम लाइंस को पढ़ के ही पहचान जाएं कि कौन सा लिटरेरी टूल है, हमको ज़्यादा डीप में सर्च ना करना पड़े। देखिए, फर्स्ट है सिमली। सिमली मीन्स उपमा, यानी कंपैरिजन। कंपैरिजन में लेकिन लाइक एज वर्ड का यूज हो। अगर आपके सेंटेंस में, पोइट्री की लाइंस में लाइक एज यूज हुआ है कंपैरिजन में, तो आपका डेफिनेटली कौन सा है? सिमली है। चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। अब देखिए, चिल्ड्रन को बियर्स कब्स से कंपेयर किया गया है, तो लाइक वर्ड का यूज किया है, तो यहाँ पर आपका क्या है? सिंपल सिमली। लाइक आए, एज आए, आप सिमली लिख दीजिए। सेकंड आया मेटाफर। इसमें भी क्या होता है? कंपैरिजन, इट मीन्स रूपक। लेकिन इसमें कंपैरिजन में लाइक एज का यूज नहीं होगा, लाइक एज नहीं यूज होंगे। हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको वही चीज मान लेंगे, ठीक है। माई क्लासरूम इज अ फिश मार्केट। मेरा क्लासरूम क्या हो गया है? फिश मार्केट बन गया। इट मीन्स मच्छी बाजार बन गया है। यानी क्लासरूम को फिश मार्केट से कंपेयर करते हुए क्लासरूम को फिश मार्केट मान लिया गया। ये नहीं कहा है इज लुकिंग लाइक अ, यानी लाइक एज वर्ड का यूज नहीं किया है। देन हमारा यहाँ पर क्या है? मेटाफर। थर्ड आया पर्सोनिफिकेशन। इसमें होता है मानवीकरण, यानी लाइफलेस या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज़ दे देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को वो एज अ ह्यूमन बीइंग एक्ट करते हैं, ठीक है, शो किया जाता है। द सन इज स्माइलिंग। अब सन को स्माइल करता है, लेकिन सन को एज अ ह्यूमन बीइंग शो करते हुए कहा गया है द सन स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सन को पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है एलिट्रेशन। इट मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार, यानी आपकी कॉन्सोनेंट लेटर साउंड जब आपके किसी सिमिलर लाइन में, एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो रही हो, तो वहाँ क्या होता है? एलिट्रेशन, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ लेटर, यानी कोई लेटर की साउंड एक ही सेम लाइन में बार बार रिपीट हो। शी सेल्स, सी शेल्स, यानी एस 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 एस। देखिए, बराबर आपकी एक ही लाइन में एस 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 रिपीट हुआ है लेटर, तो यहाँ पर क्या हुआ? एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिपीटेशन। देखिए, ये भी सेम है, लेकिन इसमें लेटर साउंड है, इसमें वर्ड है। वर्ड या फ्रेज रिपीट होगा। इसमें क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। लाइंस में, स्टेंजा में कहीं भी कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, कोई फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? रिपीटेशन होगा। बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग। देखिए, एक ही वर्ड 3 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही आपके किसी भी स्टेंजा में कोई एक वर्ड बार बार रिपीट होगा, तो वहां आप सिंपल क्या लिख देंगे? रिपीटेशन, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस है, अगर आपके स्टेंजा में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है बराबर, तो वहां पर आपका एनाफोरा होगा। ये दोनों सेम है, बस इसमें क्या है? रिपीटेशन में, इसमें आपका स्टेंजा में कहीं भी रिपीट हो जाए, लेकिन एनाफोरा में क्या है? बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट हो रहा है, तब वहां पर क्या होगा? एनाफोरा। अदरवाइज आपका क्या होगा? रिपीटेशन। ये आप डिफरेंस याद रखेंगे दोनों में। इसमें क्या बताया मैंने कि स्टेंजा में कहीं भी रिपीट हो जाए, लेकिन रिपीट हो रहा हो। इसमें क्या है? आपकी लाइंस में स्टार्टिंग में ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका क्या होगा? एनाफोरा। रिपीटेड एट द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग में। देखिए, दे केम, दे सॉ, दे कॉन्कर्ड। इसमें देखिए, दे ये वर्ड रिपीट हुआ है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो यहाँ पर आपका एनाफोरा है, आपका रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एजोनेंस। अब इसमें भी क्या है? इसमें आपका वॉवेल साउंड रिपीट होगी। इसमें भी आपका रिपीट है, लेकिन इसमें वॉवेल साउंड A E I O U जो के वॉवेल्स होते हैं
वो आपके रिपीट होंगे। अगर वॉवल साउंड एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो रही है तो वहां पर आपका क्या होगा, एजोनेंस। अब देखिए आपके 4 हैं रिपीट होने वाले, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एनाफोरा और एजोनेंस। ठीक है, इसमें क्या था, कॉन्सोनेंट लेटर साउंड एक ही लाइन में रिपीट होगी। इसमें क्या था आपका सेकंड में, इसमें आपका वर्ड या फ्रेज स्टेंजा में कहीं भी रिपीट हो जाए। देन एनाफोरा में क्या था, स्टार्टिंग में रिपीट हो। लेकिन एजोनेंस में क्या है, वॉवल साउंड आपकी एक ही लाइन में और रिपीट होगी, तो क्या होगा, एजोनेंस। देखिए आई ट्राई टू लाइट द फायर में देखिए आई 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 बार बार रिपीट हुआ है। आई क्या है, वॉवल, तो आई रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, एजोनेंस। नेक्स्ट आपका है हाइपरबोल। इसमें क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट यानी अतिशयोक्ति, जिसे हम कहते हैं एग्जेजरेशन, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर कोई बात कहना। देखिए इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स, यदि नदी सूख जाती तो मैं उसको अपनी आंसुओं से भर दूं, यानी कि अपने रोने को उन्होंने इतना ज़्यादा बताया है कि उनके आंसुओं से ही रिवर भर जाएगी। ये क्या है, अतिशयोक्ति है। बहुत ज़्यादा रोना है लेकिन रोने से, आंसुओं से रिवर भरना, ये क्या है, ये आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बात को कहा गया। इट मीन्स हाइपरबोल या फिर ओवर स्टेटमेंट। नेक्स्ट आया एल्यूजन। इसमें क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है किसी फेमस पर्सन, किसी फेमस प्लेस, इवेंट या लिटरेरी वर्क है या कोई हिस्टोरिकल इवेंट है। ठीक है, उसको पोइट्री में यूज़ किया जाता है, शो किया जाता है कुछ उसका रेफरेंस देने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एल्यूजन। इट मीन्स कोई प्रसिद्ध आपकी, कोई फेमस आपकी कोई पर्सन है, प्लेस है, इवेंट है, उसको स्टेंजा में ऐड कर दें, शो कर दें, तो वहाँ पर क्या होगा, सिंपल एल्यूजन होगा। देखिए आई एम नो आइंस्टीन बट द सॉल्यूशन। अब देखिए आइंस्टीन कौन थे, कितने बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इस पोइट्री की लाइन में आइंस्टीन फेमस पर्सन को के नाम को यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूजन होगा। नेक्स्ट आपका है ओनोमेटोपोई। इसमें क्या होता है, इसमें केवल आपकी नेचुरल साउंड को इफेक्ट देने वाला वर्ड यूज़ किया। इट मीन्स ऐसा वर्ड जिससे कोई साउंड हमको शो हो रही है। ठीक है, कोई नेचुरल साउंड हमको शो करने वाले वर्ड्स, वहां पर क्या होगा, ओनोमेटोपोई। आपकी पोइट्री आप पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी वर्ड आपको लग रहा है इसमें कोई साउंड इफेक्ट आ रहा है, आप उसको क्या लिख देंगे, ओनोमेटोपोई। देखिए टिंगल हो, शिंगल हो, बज हो, स्प्लैटर हो, जिंगल हो। पोइम में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं, जब आप पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो साउंड इफेक्ट देने वाले होते हैं, तो उन्हें हम लिख देंगे ओनोमेटोपोई। ठीक है, नेक्स्ट आया आयरनी। अब ये क्या होता है कि जो आपको गिवन लाइन या गिवन टेक्स्ट दिया गया है उसके जस्ट अब उसका मीनिंग होगा, यानी कि पोइट ने जो लाइन शो की है, जो लिखी है, उसका मीनिंग उससे जस्ट अगेंस्ट है, उस जस्ट अपोजिट है। देखिए आई लव वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स, मैं लंबी लंबी लाइन में वेट करना पसंद करता हूँ, यानी कि कोई पसंद नहीं करता है, तो इसका मीनिंग जस्ट उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें आयरनी, यानी थोड़ा सा पढ़ के हमको थोड़ा सा हंसी भी आएगी, थोड़ा हमें फन लगेगा, ह्यूमरस लगेगा कि मुझे लंबी लंबी लाइंस में, क्यूज़ में वेट करना पसंद है। ठीक है, यानी इसका मीनिंग क्या है, जस्ट अपोजिट है। अब पायलट एफ्रेड ऑफ हाइट, यानी एक पायलट हाइट से डरता है। अब पायलट बना है तो वो हाइट से कैसे डरेगा, है ना, यानी इसका सेंस क्या है, जस्ट उल्टा है। तो इसमें भी क्या है, आयरनी है। ठीक है, थोड़ा ये ह्यूमरस होता है और इसमें मीनिंग जस्ट उल्टा यानी कि अपोजिट आता है। सिंपल आप टैग लाइन पढ़ के ही बस समझ जाइए, ज़्यादा डीप में आप ना जाइए। नेक्स्ट है इमेजरी। इसमें क्या होता है, मन में कोई इमेजिनेशन, इट मीन्स हमारा जो रीडर है, जो पोइट्री की लाइन्स पढ़ रहा है, उसके माइंड में एक इमेजिनरी व्यू आ जाता है। इट मीन्स हमारे 5 सेंसेस उन वर्ड्स से अट्रैक्ट होकर वो इमेज बना लेते हैं, जो हम लाइन्स पढ़ रहे हैं वैसी इमेज हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, उसे कहते हैं इमेजरी। यानी ऐसी लाइन्स जिनको पढ़ के एकदम उसका व्यू हमारे सामने आ जाए, आंखों के सामने आ जाए, देन क्या होगा, इमेजरी। देखिए फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश जैस्मिन फिल्ड द एयर, यानी जैस्मिन के फूलों की खुशबू ने हवा को भर दिया। अब ये पढ़ते ही हमें एकदम जैस्मिन के फूलों का गार्डन, वहाँ की फ्रेग्रेंस, यानी कि वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम हमारे आंखों के सामने आने लगता है। देन ये क्या हुआ, ये इमेजरी हुआ, यानी हमारे सेंसेस को एकदम इन वर्ड्स ने अट्रैक्ट किया और वो इमेज हमारे सामने बन गई। देन दिस इज कॉल्ड इमेजरी। सिंपल है ना। आप पोइट्री में कोई भी लाइंस पढ़ रहे हैं और यदि उन लाइंस को पढ़ के आपके सामने ये एकदम वही इमेज आने लगे मन में, तो देन वहाँ पर क्या है, इमेजरी है। ठीक है, जैसे आपकी क्लास 9th की आपकी पोएम है भारत ओवर लैंड, उसमें एक आपका एक फ्रेज था सनी गोल्डन लैंड,
यानी कि सूरज की रोशनी से गोल्डन कलर का हुआ धरती या ज़मीन, यानी उस फ्रेज को पढ़ के हमें एकदम जो लैंड है, जो ज़मीन है, धरती है, वो एकदम सनी, एकदम गोल्डन कलर की हमारे सामने उसकी इमेज बनने लगी। तो वहाँ पर क्या है, इमेजरी है, यानी हमें उस फ्रेज को पढ़ के हमारे सामने वो सूरज की धूप की एकदम गोल्डन गोल्डन लैंड का इमेज हमारे सामने आ गया। इसे कहते हैं इमेजरी। नेक्स्ट है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मीन्स पोइट सिंबल्स का यूज करता है कुछ अपने रीडर्स के सामने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई थिंग, कोई आइडिया, कोई थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का, प्रतीकों का यूज करता है। सपोज आप क्रो का यूज किया, क्रो मीन्स बैड ओमेन, यानी कि अपशकुन, यानी कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा होने वाला है, कोई बैड इवेंट के लिए क्रो का यूज किया जाएगा। ऐसे अगर वाइट डव यानी कि सफ़ेद डव पक्षी, यानी शांति का, अहिंसा का, पीस और नॉन वायलेंस यानी शांति अहिंसा के थॉट को शो करने के लिए उसने अ वाइट डव, सफ़ेद डव पक्षी का यूज़ किया है। ऐसे ही अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करता है पोइट अपनी पोइट्री में थॉट्स को, आइडियाज़ को कुछ अलग रिप्रेजेंट करने के लिए। देन बच्चों नेक्स्ट है एंजैम्पमेंट। इट मीन्स नो पॉज, नो पंक्चुएशन। आपकी लाइंस जो पोइट्री में पोइट ने यूज़ करी है उनको लाइन बाय लाइन कंटिन्यू करते जाएंगे, लेकिन कोई भी पंक्चुएशन का, कोई भी स्टॉपेज का, कोई पॉज का, कोई फुल स्टॉप का या किसी भी मार्क का यूज़ नहीं किया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एंजैम्पमेंट। देखिए, अ थिंग इज़ अ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी इस लाइन का जो लास्ट वर्ड था वो उन्होंने इसमें ऐड कर दिया, यानी कि लाइन का कोई भी उन्होंने कायदे से पंक्चुएशन या पॉज नहीं दिया है। अ थिंग इज़ अ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी उन्होंने लाइंस में, यानी पोइट देखो सिंपल आप स्टेंजा पढ़ेंगे आप देखेंगे लगातार एक के बाद एक लाइंस में थॉट को कंटिन्यू किया गया है और कोई भी पॉज या पंक्चुएशन नहीं दिया गया है, देन आपका वहां पर एंजैम्पमेंट है। बस पहचान आपकी यही है बच्चों। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इट मीन्स एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जिसको ट्रांसफर कर दिया जाता है क्लोजली रिलेटेड नाउन पर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, यानी जिसके लिए हमें एडजेक्टिव, जो एपिथेट मीन्स जो एडजेक्टिव यूज करना है उसके लिए यूज ना करके उसको उससे आप संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो भी प्लेस या टाइम दिया गया है, जो भी थिंग दी गई है उस पर उस एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए आप इसको समझेंगे एग्जांपल से। आई गेव हर अ नर्वस स्माइल, मैंने उसको दिया एक नर्वस यानी कि बहुत ही घबराया हुआ स्माइल। ठीक है, तो अब ये देखिए ये नर्वस जो स्माइल के लिए यूज किया है, ये नर्वस, ये किसके लिए एक्चुअल में, आई के लिए, यानी आई को शो किया गया है बहुत ही घबराया हुआ नर्वस है, लेकिन उन्होंने इसके लिए यूज ना करके उन्होंने कह दिया कि उसने स्माइल कैसी दी, नर्वस, यानी इस नर्वस को स्माइल पर ट्रांसफर कर दिया। यूज हुआ है आई के लिए लेकिन ट्रांसफर कहाँ कर दिया, स्माइल पर, यानी उस आई की स्माइल पर उन्होंने नर्वस एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब देखिए, शी पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी, उसने इंडिकेट किया, पॉइंट किया मेरे ऊपर गुस्से वाली फिंगर, यानी कि मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए, एंग्री करते हुए फिंगर दिखाई गुस्से में, है ना। तो उन्होंने एंग्री एडजेक्टिव को फिंगर पर ट्रांसफर कर दिया, जबकि एंग्री किसके लिए था, शी के लिए, कि वो बहुत एंग्री थी। तो शी पॉइंटेड एंग्री फिंगर, यानी शी के लिए यूज ना करके फिंगर के लिए उन्होंने इस एडजेक्टिव को यूज कर दिया। सिंपल समझ में आ गया आपको, इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। इट मीन्स ट्रांसफर्ड एडजेक्टिव। क्लियर। लास्ट है राइम स्कीम। तो आप जानते हैं ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टूल है। हर पोइट्री में आपको ये सर्च करना होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। फ्री वर्स कहते हैं जब आपकी पोइट्री में राइम स्कीम नहीं है, इट मीन्स फ्री वर्स है, बिना किसी राइम स्कीम के, बिना किसी राइमिंग वर्ड्स के लाइन्स दी गई हैं। और यदि राइम स्कीम है तो फिर वो आपको शो करना होता है। देखिए, मैचिंग ऑफ फाइनल साउंड, यानी कि हर लाइन की जो लास्ट की फाइनल साउंड है वो अगली लाइन से मैच कर रही है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड राइम स्कीम। इसका हम देखेंगे सिंपल एग्जांपल। देखिए, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, लास्ट वर्ड की साउंड क्या है, गो। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11। अब देख, गो का आपका सिंपल ए आ गया हमारा राइम स्कीम, ठीक है। अब लास्ट की क्या है इसकी, 11 और गो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम बी दे देंगे, ए बी। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन। अब देखिए 11 और हेवन बोलने में सेम साउंड कर रहा है लास्ट वर्ड, तो इसको भी हम सेम बी देंगे क्योंकि ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। अब देखिए ज्योग्राफी, गो, 11 बिल्कुल डिफरेंट है, तो ज्योग्राफी की लास्ट को हम सी दे देंगे क्योंकि बिल्कुल अलग साउंड है, ठीक है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, ठीक है, ज्योग्राफी बी,
कुछ कुछ राइम कर रहा है, ठीक है, इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, तो इसको हम साउंड को देखते हुए इसको हम सी दे सकते हैं। वॉज दैट द डे, अब देखिए डे किसी को राइम नहीं कर रहा है, गो 11 हेवन ज्योग्राफी बी डे, ठीक है, तो डे आपका हो गया डी, ए बी बी सी सी डी। एट लास्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस लाइंस की लास्ट वर्ड की साउंड, जिस लाइन की लास्ट वर्ड की साउंड से मैच कर रही है, राइम कर रही है, तो उस हिसाब से हम उनको अल्फ़ाबेट्स का नेम देते जाते हैं और ये हमारी क्या कहलाती है, राइम स्कीम। अगर हम कहेंगे इस स्टेंजा की राइम स्कीम लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, ए बी बी सी सी डी, क्या हो जाएगी इसकी, ए बी बी सी सी डी। ऐसे आप इसकी राइम स्कीम लिख देंगे। आपको एग्जाम में भी हर स्टेंजा में ऐसे देखना है, और किसी किसी में सारे लास्ट के लेटर साउंड डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ हम लिखते हैं फ्री वर्स, यानी नो राइम स्कीम लिख देंगे, और फ्री वर्स यानी फ्री वर्स है, कोई राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है। बच्चों ये आपके 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रूशियल पोइटिक डिवाइसेस थे, लिटरेरी टूल्स थे, जो आपके सभी एग्जाम्स में, आपके लिटरेचर की पोइट्री में आपके यही काम आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही हैं। इनको ही अगर आपने केवल स्टडी कर लिया, एक बार इस वीडियो से, इस लेक्चर से क्लियर कर लिया, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।